बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य यानी कि नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, अब चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं। एक चीज मैं आपको यही बता दूं, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में हमने बात किया था, रोमन साम्राज्य के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसी प्रकार से इस वाले चैप्टर में भी हम ये पढ़ेंगे कि जो मंगोल साम्राज्य था वो भी कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, ये भी काफी विस्तृत था, है ना, काफी बड़ा था। तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका जो नोट्स है ना ये जरूर लीजिएगा मेरे से, क्योंकि इस नोट्स को बहुत ही बारीकी के साथ बनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को रखा गया है, तो इस चीज का बेनिफिट आप लोग जरूर उठाइएगा। कैसे आप लोग को मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम ही लिखा है यायावर साम्राज्य। ठीक है, अब यायावर का मतलब क्या होता है भाई? यायावर का मतलब होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जो कि घुमक्कड़ होते हैं। क्या होते हैं? घुमक्कड़। अब ये घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ का मतलब होता है एक जगह पे नहीं टिकना, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, मतलब इस तरीके से घूमते रहना, इसी को हम क्या कहते हैं? घुमक्कड़ कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो घुमक्कड़ लोग हैं इन्होंने किस तरीके से साम्राज्य की स्थापना कर दी। देखो भाई, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं उनका कोई स्टैब्लिश जगह होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन फिर भी इन्होंने एक नए, मतलब एक सोचो बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी, तो ये सोचने वाली बात है ना। तो हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर यायावर लोगों ने किस तरीके से साम्राज्यों की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए इसके पीछे श्रेय जाता है जिसका चंगेज खान का जाता है, तो इसमें हम चंगेज खान की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही है यायावर साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर। तो यायावर जो साम्राज्य है जिसको इंग्लिश में नोमैडिक एम्पायर की एम्पायर बोलते हैं, तो यायावर साम्राज्य की बात अजीब लगती है। बात क्या लगती है? अजीब। क्यों अजीब लगती है? अभी मैंने आपको बताया यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, लेकिन घुमक्कड़ लोगों ने किस तरीके से साम्राज्य की स्थापना कर दी, ये तो बात अजीब है ना, कि जो घूमते हैं वो किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी, है ना। तो ये चीज है। यायावर यायावर साम्राज्य की जो बात है अजीब लगती है, क्योंकि यायावर लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं, मतलब घुमक्कड़ होते हैं, यानी कि एक जगह पर टिके टिके नहीं रहते हैं। लेकिन मध्य एशिया के मंगोलों ने इस धारणा को बदल दिया, यानी कि जो थिंकिंग थी कि ये लोग घूमते रहते हैं, इन थिंकिंग को इन्होंने चेंज कर दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किए। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जो कि कई महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, साथ ही उन्होंने शक्तिशाली सेना का गठन किया। देखिए यायावर साम्राज्य अपने साम्राज्यों के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही साथ वो अपनी सेना के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ उन्हें अच्छे शासन की पद्धति भी शुरू करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि अच्छे शासन की पद्धति हो गया, सेना हो गया, साम्राज्य हो गया, हरकारा पद्धति हो गया, इन सभी चीजों की वजह से किसको जाना जाता है भाई? यायावर साम्राज्य को जाना जाता है। चलिए सबसे पहले मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ये इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है मंगोल एम्पायर लिखा हुआ है ना। तो देखो ये इतने बड़े साम्राज्यों की इन्होंने स्थापना की, जो कि आपको ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, इतने बड़े साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। जो चाइना वाइना का जो हिस्सा है सब इसी में था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं कि यायावर समाजों की ऐतिहासिक स्रोत क्या है, यानी कि हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जो जानने को मिला है आखिर वो कहां से जानने को मिला है। ठीक है, इस चीज की बात करने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मेसोपोटामिया के बारे में बात किया था, सेकंड चैप्टर में हमने 3 एम्पायर यानी कि 3 रोमन साम्राज्यों की हमने बात किया था कि आखिर कहां कहां से सबूत मिला था। ठीक है, साक्ष्य मिले थे। इसी प्रकार से हम यायावर साम्राज्य के बारे में हम जानने वाले हैं कि ऐतिहासिक स्रोत हमें कहां कहां से देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिवृत्त। इतिवृत्त जैसे कि आप लोग को पता है कि इतिवृत्त का मतलब होता है एक तरीके से ईयर बुक, यानी कि एक साल में जो जो भी घटनाएं लिखी जाती है उन चीजों का एक ब्यौरा होता है ना। तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे पूरी घटनाओं को लिखा करते थे, वो आता है इतिवृत्त में। तो क्या लिखा है? पुराने इतिहासकारों द्वारा लिखे गए जो विवरण है, ठीक है,
जो वृत्तांत है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उससे हमें देखने को मिलता है रोमन साम्राज्य के बारे में। दूसरा है यात्रा वृत्तांत। जो लोग, ऐसे लोग जो कि रोमन एम्पायर में गए थे घूमने के लिए या फिर वहां पे किसी काम की वजह से गए थे, तो उन्होंने जो चीज लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, उनसे भी हमें यायावर साम्राज्य यानी कि मंगोल एम्पायर के बारे में हमें देखने को मिलता है। यात्रियों द्वारा लिखे गए जो अनुभव होते थे, जो एक्सपीरियंस होते थे, जो यायावर की जीवन शैली बताते हैं कि किस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल हुआ करता था। अगला है नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, यानी कि ऐसे लोग जो शहरों में रहा करते थे, उन्होंने जो साहित्य लिखा है, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, उनमें भी यायावर लोग यानी कि मंगोल एम्पायर के बारे में देखने को मिला है। शहरों में रहने वाले लेखकों ने यायावर साम्राज्य पर जो भी किताबें लिखी, उससे भी हमें यायावर साम्राज्य के इतिहास के स्रोत देखने को मिलते हैं। अगला है अन्य विदेशी स्रोत, यानी कि जैसे इतावली हो गया, इटालियन, ठीक है, लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी भाषा के स्रोतों से भी हमें मंगोल साम्राज्य के विस्तार की जानकारी देखने को मिलती है कि आखिर इनका जो विस्तार है वो कितना बड़ा था। यानी कि जो ऐसे ऐसे लोग जो यायावर साम्राज्य में, मंगोल एम्पायर में जाते थे घूमने के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है और अलग अलग लैंग्वेजों में लिख रखी है, तो उनसे भी हमें यायावर साम्राज्यों के बारे में देखने को मिलता है। अगला है निष्कर्ष की बात करते हैं। यायावर ने खुद भले ही कम चीजें लिखी हो, लेकिन उनके बारे में दूसरे लोगों ने बहुत ज्यादा लिखा है, और वही हमारे एक तरीके से जानने के मुख्य स्रोत हैं, उनसे ही हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता है। तो हमें क्या क्या समझ में आया? सबसे पहले इतिवृत्त के माध्यम से जानकारी मिलती है, यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से, अन्य विदेशी स्रोतों से, और निष्कर्ष, यानी कि इन सभी चीजों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है यायावर साम्राज्य के बारे में। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य एशिया की यायावर साम्राज्य की विशेषताओं की बात तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की जो स्थापना की है, तो हमें विशेषताओं की बात तो करनी पड़ेगी। आखिर कुछ तो फीचर्स रहे होंगे जिसकी वजह से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना में देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में ये यायावरों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। मैंने बताया ना, इतना बड़ा साम्राज्य बना क्योंकि चंगेज खान का जो नेतृत्व था, बहुत ही अच्छा नेतृत्व था, और इसी के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए मैं कुछ और विशेषताएं मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यायावर जो लोग थे यानी कि चंगेज खान जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य में सबको वरीयता दी, यानी कि सबको इंपॉर्टेंस दिया। ये नहीं देखा कि कौन किस धर्म से, कौन किस जाति से, सबको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया और सबकी कदर की, सबकी संस्कृतियों को सराहना दिया। बेशक इनकी संख्या कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सबको एकत्रित करके रखा, और यही कारण है जिसकी वजह से रोमन एम्पायर इतना बड़ा, यायावर साम्राज्य इतना बड़ा बन पाया। ठीक है, अगला क्या लिखा है? साम्राज्य का विस्तार। उनका साम्राज्य यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल की बात करें तो खेती पर निर्भर चीन के साम्राज्य की तुलना में मंगोल यायावर लोग सरल तथा सादा जीवन बिताते थे। यानी कि जो चीन में रहने वाले, देखो चीन भी तो इन्हीं का हिस्सा था एक तरीके से, तो चीन में जो रहने वाले लोग थे जो कि खेती पर निर्भर हुआ करते थे, यायावर जो लोग थे, इन्होंने ये सोचा, इनको ना खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ये बल्कि पशुओं को पाल लेते थे, लेकिन खेती बाड़ी इनको बिल्कुल पसंद नहीं था करना। ये क्या करते थे, एक तो सबसे पहले लड़ाई करके साम्राज्य को जीतना, और दूसरे नंबर पे ये पशुपालन का काम करते थे। खेती बाड़ी इनके बस की बात नहीं थी, यानी कि समझो कि ये इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे एक तरीके से करने में। तो लिखा है कि खेती पर निर्भर चीन के साम्राज्य की तुलना में मंगोल यायावर लोग सरल तथा सादा जीवन बिताते थे। वे ज्यादा जटिल या फिर कठिन जीवन नहीं बिताते थे। ठीक है, आगे प्रभाव तथा संपर्क की बात करते हैं। ये यायावर लोग अलग थलग नहीं थे। अलग थलग नहीं थे मतलब ये समझो कि बिल्कुल अलग होकर नहीं रहते थे, बल्कि क्या करते थे, वे दुनिया के कई देशों को आपस में जोड़ रखे थे, यानी कि जुड़े हुए थे, उन पर असर डालते थे, और उनसे बहुत कुछ सीखते भी थे और सिखाते भी थे। मतलब क्या हुआ कि ये मत सोचो कि यायावर लोग अपनी एक अलग ही दुनिया बनाए, नहीं, ये बल्कि लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, इन्होंने अपना जो प्रभाव है उनको ऊपर डालना शुरू किया, उनसे भी कई सारी चीजों को सीखा, और इस वजह से साम्राज्य की स्थापना में इनकी अहम भूमिका रही है। तो हमने क्या क्या विशेषताओं में हमने बात किया, पहले स्थापना की बात कर ली, दूसरा साम्राज्य का विस्तार, तीसरा जीवन शैली स्टाइलिश जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में हमने बात किया, और प्रभाव तथा संपर्कों के बारे में हमने बात किया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मंगोलों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी कि सोशल जो सिचुएशन था, ठीक है, वो किस तरीके से था। तो देखिए
मंगोल समाज में कई तरह के लोग थे, जैसे कि पशुपालक लोग थे, शिकारी संग्राहक लोग थे, जो पशुओं को पालते भी थे और शिकारियों को संग्राहक मतलब क्या होता है, एक तरीके से संहार करते थे और संहार करने के बाद एकत्रित करके रखते थे। ठीक है। पशुपालन में जैसे घोड़े, भेड़, ऊंट इत्यादि पाला करते थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहा करते थे। ठीक है, ग्रासलैंड में रहा करते थे। वहां छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। और शिकारी संग्राहक लोग साइबेरियन के जंगलों में रहा करते थे। आमतौर पर पशुपालकों से ये ज्यादा गरीब होते थे, यानी कि अगर देखा जाए जो पशुपालन करते थे ये अमीर होते थे और जो शिकारी संग्राहक हुआ करते थे वो गरीब हुआ करते थे। ठीक है। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत खेती संभव भी थी, लेकिन मंगोलों ने खेती को नहीं अपनाया। इनको खेती करना पसंद नहीं था, इस वजह से इन्होंने नहीं अपनाया। वे अपनी रक्षा तथा हमलों के लिए परिवार तथा कुलों का समूह बनाकर रहते थे। यानी कि समझिए, कहते हैं कि एक व्यक्ति को हराना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसी व्यक्ति के साथ एक समूह खड़ा है, एक ग्रुप खड़ा है, एक सोसाइटी खड़ी है, तो इसको हराना आसान नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे, जब लड़ाई करते थे ना, तो इसमें औरतें, बच्चे सब लोग शामिल हो जाते। ठीक है, यानी कि एक समूह मिलकर लड़ाई करता था, इसी वजह से इनसे कोई टक्कर लेने से भी डरता। ठीक है, आगे। मंगोल लोग अक्सर पशुओं की लूट और चारागाह, ठीक है, पाने के लिए आपस में युद्ध भी किया करते थे। ठीक है, यानी कि ये लोग ऐसे भी थे जो दूसरे से लड़ाई भी कर लेते थे पशुओं के चारागाह के लिए, कई बार शिकारी संग्रह करने के लिए, तो कई बार ये लड़ाई भी कर लेते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मंगोल साम्राज्य की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा। अगला बात करते हैं बर्बर कौन होता है। बर्बर को देखिए, बर्बर को बराबोस भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बर्बर का मतलब क्या होता है। बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका होता है बार बरोस। ठीक है, बार बरोस इसका मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार बरोस कहते हैं। शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है गैर यूनानी, यानी कि ऐसे लोग जो कि गैर यूनानी होते हैं उनको उनको ये बात कहा गया, बर्बर चीज कहा गया है। ऐसे लोग जो कि यूनानी भाषा तथा संस्कृति से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, इनको बर्बर कहा जाता था। और ये आता है आपके एमसीक्यू में, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगोल के सैनिक प्रबंधन की विशेषता है। देखिए, कहते हैं कि कोई भी साम्राज्य तभी बड़ा बन सकता है जब वहां की जो सेना है काफी महत्वपूर्ण योगदान देता। ठीक है, अगर सेना मजबूत है तो जाहिर सी बात है वो किसी को हरा सकते हैं लड़ाई में। अगर सेना सपोर्टिव है, सेना में तरह तरह के लोग शामिल हैं, बलशाली लोग शामिल हैं, तो ही वो युद्ध जीता जा सकता है। एक सिर्फ राजा के बदौलत युद्ध को नहीं जीता जा सकता, बल्कि सेना का उसमें अहम योगदान होता है। ठीक है, तो उसकी हम विशेषताओं की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, मंगोल सेना का प्रत्येक सदस्य एक स्वस्थ, व्यस्त, हथियारबंद और घुड़सवार होता था। तो आप देखिए कि जो इनके जो सेना में ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जो कि व्यस्त यानी कि जवान होते थे, स्वस्थ होते थे, हथियारबंद यानी कि इनके पास हथियार भी होता था, और ये घुड़सवार भी होते थे। सेना में विभिन्न जातियां तथा जनजातियों की सैनिक शामिल हुआ करते थे, यानी कि जो सेना होती थी उसमें विभिन्न प्रकार की जातियां और जनजातियां भी शामिल हुआ करते थे। उनकी सेना में तुर्की मूल के लोग और कैराइट जनजातियों के सदस्य भी इसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग जगहों के जो लोग थे, जैसे तुर्की के लोग हो गए, कैराइट के जो लोग हैं हो गए, ये लोग भी इसमें शामिल हुआ करते थे। मंगोल सेना को स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी सेना को एक जगह पे नहीं रखते थे, बल्कि ये क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे। ठीक है, एक तरीके से समझो ग्रुप बना दिया। अब जब लड़ाई होता था ना, तो ये सारे जो ग्रुप वाले होते थे वो इकट्ठा हो जाते थे और उसके बाद फिर लड़ते थे। ठीक है, और उसमें से एक हेड होता था और वो हेड है ना लड़ाई करने में, मतलब समझो जब ग्रुप में चीजें होती हैं तो लड़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाती है, यानी कि कई सारे ग्रुप मिलके लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे मंगोल जनजातीय समूहों को तोड़कर उन्हें कई सैनिक इकाइयों में बांट दिया गया, छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया। आगे सेना की सबसे बड़ी इकाई में लगभग 10,000 सैनिक हुआ करते थे, जिसे तुमन कहा जाता था। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे, कि इन्होंने क्या किया था, सेना की सबसे बड़ी इकाई को इन्होंने 10,000 सैनिक में तोड़ दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुमन बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो एमसीक्यू के लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो उसको हम क्या कहते हैं, तुमन बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक पैसेज है, पैसेज में क्या कहता है, चंगेज खान, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, चंगेज खान एक ही बहुत खतरनाक शासक था।
बलवान तो था, वीर था, बहुत दिमागदार भी था, बुद्धि भी बहुत अच्छा खासा लगाता था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूर भी था। क्रूर कैसे था? ये मान लो कि अगर ये मारने पे आ जाए ना तो ये नहीं देखता था कि किसको मारे किसको नहीं मारे। उसका मानना यह था कि अगर हम लड़ रहे हैं तो पूरा एक लाइन से साफ कर देना है, नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन क्या है कौन कैसे। ठीक है, तो चंगेज खान कुछ इस तरीके से था। तो एक पैसेज इसमें दिया हुआ है, उस पैसेज को मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है, बुखारा पे कब्जा। अभी बुखारा एक जगह है जहां पर 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने ईरान की बुखारा, ठीक है, ईरान के बुखारा शहर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, इस घटना का विवरण एक फारसी इतिहासकार जिसका नाम था जुवैनी ने 1220 में लिखा था। क्या लिखा था, बुखारा पर जीत के बाद चंगेज खान ने नगर के उत्सव मैदान में गया और वहां पे शहर के जितने भी अमीर थे सारे व्यापारियों को इकट्ठा किया। यानी कि सबसे पहले इसने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद सबको इकट्ठा किया, मैदान में इकट्ठा किया, जितने भी अमीर अमीर व्यापारी थे सबको इकट्ठा कर दिया। अच्छा, इकट्ठा करने के बाद क्या किया, उसके बाद उसने ना एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट को आप सुनोगे ना तो कहोगे कि ये कैसा स्टेटमेंट है। चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वहां चंगेज खान ने लोगों से कहा, क्या कहा, हे लोगों, तुम सबने बहुत पाप किए हैं और सबसे ज्यादा पाप तुम अमीर लोगों ने किए। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरे पास इसका सबूत क्या है तो मैं कहूंगा कि मैं खुद ईश्वर का एक दंड हूं। अगर तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हें सजा देने के लिए यहां पर नहीं भेजा होता। सोचो क्या स्टेटमेंट दिया है, सबको इकट्ठा करने के बाद ये कह रहा है कि तुम सारे पापी हो। ठीक है, और पापी वो ज्यादा है जो ज्यादा अमीर है, क्योंकि जो ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं भाई, दूसरे का हक ज्यादा मारते इसलिए अमीर बन जाते हैं, ऐसा उसके दिमाग में थिंकिंग था। तो उसने कहा कि जो ज्यादा व्यापारी अमीर है वो ज्यादा पापी है, और इसका अगर आपको सबूत चाहिए ना तो इसका सबूत यह है कि मैं ईश्वर का भेजा गया वो दंड हूं जो तुम्हें सजा देने के लिए यहां पे आया है। अगर आप लोग पापी नहीं होते तो मैं आप लोग को सजा नहीं देता, और उसके बाद मार देता। सोचो इस तरीके का स्टेटमेंट देता था और उसके बाद कर दे। यानी कि हम कह सकते हैं बलवान बुद्धिमान के साथ साथ बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, ऐसा है। तो समझ में आ रही बात, ये पेपर में इस तरीके से आता है। चलिए, ये तो पैसेज भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 13वीं शताब्दी में मंगोल के शासन की क्या क्या विशेषताएं थी, यानी कि मंगोल के शासन किस तरीके से चला करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकता और विस्तार की, जिसमें हम पढ़ते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकजुट ताकत के रूप में उभरे थे। उन्होंने ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया था जो कि दुनिया में पहले कभी नहीं देखा था, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था जो कि दुनिया ने पहले नहीं देखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा, शहरी समाजों पर शासन। यानी कि क्या हुआ, मंगोलों ने उन जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनकी अपनी अलग संस्कृति, इतिहास तथा कानून हुआ करते थे। यानी कि सबसे पहली चीज इन्होंने एकता को ज्यादा ध्यान दिया कि सबको एकजुट करके रखा। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, जो शहर थे ना अलग अलग जगहों पे जहाँ पे अलग अलग संस्कृतियां थी वहां पर जाके उनसे बातचीत करके, ठीक है, वहां की संस्कृतियों को उन्होंने समझा, उनकी संस्कृतियों को सराहना दिया और इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बहुत ही विस्तृत साम्राज्य बना पाए। तीसरा है राजनीतिक प्रभुत्व। मंगोलों ने अपने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे, यानी कि जहां पे वो जीतता था वहां पर अपना ही कोई बंदा वहां पे लगा देता था और कहता था मंगोल साम्राज्य का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि वो समझो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को शासन के लिए रख रखा था। ठीक है, अगला है संख्यात्मक रूप से कम। अगर हालांकि देखा जाए यायावर जो लोग थे इनकी संख्या कम थी। ठीक है, तो क्या लिखा है, हालांकि उनका प्रभुत्व था फिर भी मंगोल संख्या में बहुत ही कम थे, यानी कि अल्पसंख्यक थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, अब इसी में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चंगेज खान के बारे में। ठीक है, चंगेज खान के बारे में जिसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना में अहम योगदान दिया। तो चंगेज खान जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में भी, आप गूगल से भी फोटो निकाल सकते हो, कुछ इस प्रकार से इमेज आएगा, बहुत ही खतरनाक शासक था। तो क्या लिखा है, चंगेज खान का जो जन्म था, अच्छा स्टार्टिंग में अगर देखा जाए ना तो इसके साथ कुछ घटनाएं घटी थी, इसकी ही वजह से इसने ये सारा चीज किया। तो देखिए चंगेज खान का जो जन्म था
1162 ईस्वी में हुआ था, मंगोल में हुआ था इसका जन्म, ठीक है, मंगोलिया में इसका जन्म हुआ था। उसका असली नाम था तेमुजिन। तो कई बार ये भी एक नंबर में आता है कि चंगेज खान का असली नाम क्या था, या फिर निक नेम क्या था, या बचपन का नाम क्या था, तो आप बोलोगे तेमुजिन। साल 1206 में उन्होंने अपने शक्तिशाली विरोधी जिसका नाम था जम्मू का नेमन को हराकर स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता बन गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, आप बुक में ही पढ़ लेना, ठीक है। चंगेज खान के बारे में छोटी स्टोरी ये है कि बचपन में अगर देखा जाए तो जब इसकी शादी कर दी जाती है, तो शादी करने के बाद इनकी जो बीवी थी जिसका नाम था बोरते, बोरते को अगवा कर लिया जाता है, ठीक है, और इसके पिता की हत्या करवा दी जाती है। लेकिन आगे चल के जब इसने इसको जब इसकी बीवी को अगवा कर लिया गया, तो फिर धीरे धीरे करके इसने क्या किया, लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया और अपने बीवी को छुड़ाया, और साथ ही साथ जिसने इसकी पिता की हत्या करवाई थी उसका बदला इसने लिया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो उसका जो दोस्त था जिसका नाम था जम्मू का, ठीक है, उसका भी विरोध किया इसने, ठीक है। विरोध किया मतलब क्या हुआ, लड़ाई में उसको हराया, नेमन को हराया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, राजनीतिक ताकतवर बनता चला गया, ठीक है। इसके बाद उसे चंगेज खान जिसका मतलब होता है कि सर्वशक्तिमान या फिर सर्वशक्तिशाली शासक या फिर महान सम्राट की उपाधि, ठीक है। यानी कि आगे चल के चंगेज खान जैसा नाम इसको देखने को मिला। स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था, तैमुजीन बोला जाता था, ठीक है। और इसने क्या किया, मंगोलों के सबसे बड़े नेता और महान नायक के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए, चंगेज खान जिसका नाम स्टार्टिंग में तेमुजिन था, आगे चल के इसको तरह तरह का नाम मिला, जैसे कि सर्वशक्तिमान शासक, महान सम्राट, महान नायक, ऐसे ऐसी उपाधि देखने को मिली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चंगेज खान और मंगोल का इतिहास, विश्व इतिहास में स्थान क्या है। तो देखिए, चंगेज खान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चंगेज खान की अगर मैं बात करूं तो चंगेज खान मंगोलों के लिए एक महान नेता था, और उन्होंने मंगोलों को एकजुट किया, ठीक है, साथ ही साथ उसको मजबूत बनाया। चंगेज खान ने मंगोलों की चीनी शासकों के शोषण से मुक्ति दिलाई। यानी कि अगर देखा जाए, चंगेज खान की वजह से स्टार्टिंग में जो चीनी शासक थे वो मंगोलों पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखते थे और कब्जा करके रखते थे। तो ऐसे में जो चंगेज खान था उसने क्या किया, शोषण से मुक्ति दिलाई, और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना की। और साथ ही साथ इसमें एक बात लिखा है, पार महाद्वीप। पार महाद्वीप का मतलब होता है कि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से अक्रॉस होके, मतलब एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में, एक से ज्यादा महाद्वीपों में इसने अपने साम्राज्य को फैलाया, ठीक है, जो कि कई देशों में फैला था। और उन्होंने व्यापार के रास्ते तथा बाजार को फिर से स्थापित करवाया। उनका शासन बहुजातीय था, यानी कि कई सारी जातियों का था। बहुभाषी था, यानी कि इनके साम्राज्य में बहुत सारे भाषाओं के लोग थे। बहुधार्मिक था। अच्छा, यही वो कारण है जिसकी वजह से चंगेज खान ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाया, क्योंकि वहां पर उसके शासन काल में अगर देखा जाए, उसके साम्राज्य में देखा जाए, तो बहुत सारे जातियों के लोग रहा करते थे, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग रहा करते थे, और साथ ही साथ बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग भी रहा करते थे, ठीक है। आज मंगोलिया एक स्वतंत्र देश है, और चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक तथा सर्वसम्मित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि अगर देखा जाए, आज के डेट में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो चीज है, ठीक है, उस समय बहुत ही ज्यादा समझो कि फेमस व्यक्ति के रूप में था चंगेज खान। और साथ ही साथ वो अपने साम्राज्य को स्वतंत्र करके रखा, और एक महान राष्ट्रनायक तथा सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना ही है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बात करेंगे कि चंगेज खान ने किस तरीके से अपने सेना को एकत्रित किया, किस तरीके से उसने अपने सेनाओं को बांट रखा था, और किन किन चीजों का यूज करता था, जिसकी वजह से वो बार बार जीतता था और इतने बड़े साम्राज्य की इसने स्थापना की। हरकारा पद्धति के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो एक सूचना को दूसरी जगह पर बहुत ही तेजी से फैलवाता था, ठीक है, यानी कि पहुंचाता था। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।